You're a superhero. देखिए तो इसमें है, हम बताएंगे आपको। पहले तो सजीवों के बारे में आप जानते हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उनकी विशेषताएं और आवास, माने उनका परिवेश। आवास या परिवेश क्या होता है? कोई भी जंतु या पौधा उस स्थान पर रहता है जहाँ पर उसको रहने के लिए पर्याप्त स्थान हो, उसकी और उसके बच्चों की सुरक्षा होती रहे, उसको पर्याप्त भोजन मिले, और पर्याप्त भोजन मिले, उसके बच्चों की पर्याप्त माने सुरक्षा मिलती रहे, कोई खतरा नहीं हो, और जनन की सुविधा हो, माने जनन, सुरक्षा और आवास माने रहने के लिए स्थान, ये जिस स्थान पर प्राप्त होंगी उसे हम सजीव का आवास कहते हैं। अब देखिए, थोड़ी देर को हम मान के चल रहे हैं कि जैसे जंतु है, कोई भी जंतु ले लीजिए। हमने कहा देखिए, एक तो हिरण है, और हिरण कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। टाइगर है या शेर है, वो भी जंगल में रहता है। अब हम थोड़ी देर को मान लें जंगल से शेर या चीते को ला करके एक मैदान में खड़ा कर दें और वहीं पर हिरण को भी छोड़ दें, तो हिरण है, हिरण क्या देखेगा? वो कहेगा हम इस जंगल में हैं, हम इस जंगल में हैं और ये शेर हमें पकड़ लेगा। वो देख रहा, छुपने के लिए झाड़ियाँ चाहिए जहाँ वो सुरक्षित रह सकता है, बच सकता है, छिप करके झाड़ियों में गायब हो सकता है इधर उधर। और हिरण, वो शेर या टाइगर या चीता है, शेर चीता ये जानवर है, मांसाहारी जानवर है, तो ये क्या देखेंगे? ये कहेंगे कि अगर झाड़ियाँ होती तो मैं छिप करके दबे पाँव अपने शिकार तक पहुँच जाता और उसका शिकार कर लेता। चूँकि वो दूर है, अब मैं भागूंगा, दौड़ लगाऊंगा, वो उससे और ज़्यादा दूर भाग जाएगा। हमें शिकार करने के लिए वो पकड़ में नहीं आएगा। तो इसलिए हिरण भी चाहता है बचने के लिए कि जंगल हमें चाहिए। शेर या चीता है, वो भी चाहते हैं कि हमें जंगल चाहिए, जंगल में छिप सकते हैं, जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, उसका भी शिकार कर सकते हैं। हिरण है, जंगल में रहता है, हाथी जंगल में रहता है, उसको भोजन जंगल में मिलेगा। हिरण है, जंगल में, खरगोश वगैरह जंगल में रहते हैं, उनको भोजन जंगल में मिलेगा और छिपने के लिए जगह भी मिलेगी। तो बताया जहाँ उनके लिए रहने का उचित स्थान हो, वहाँ भोजन हो, जंगल में भोजन मिलेगा, उनके और उनके परिवार की या बच्चों की सुरक्षा होती रहे। तो बच्चों की सुरक्षा जंगल में होती रहेगी, वो गायब हो जाएंगे, छिप जाएंगे कहीं, मैदान में तो नहीं छिप पाएंगे। और फिर हमने बताया कि जनन भी आप कर सकते हैं, छिप करके झाड़ियों में, माने वो बच सकते हैं, जंगली जानवरों से बच सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा ये उनके आवास। अब आवास को हमने कहा इसके घटक है। आवास के दो घटक होते हैं, एक तो होता है जैविक घटक, एक अजैविक घटक। अब अजैविक घटक में क्या है? निर्जीव पदार्थ आते हैं। निर्जीव पदार्थ कौन से हैं? जैसे मिट्टी है, वायु है, मिट्टी, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये क्या है? जलवायु। यह अजैविक घटक है क्योंकि ये निर्जीव है, ये प्रभाव डालते हैं सजीवों के रहने के लिए, उनके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अब जैसे मरुस्थल है, अब मरुस्थल है, हमने कहा वो निर्जीव घटक है, वहाँ रेत है, बालू है, वहाँ पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता, तो बोले वहाँ पर ऊंट मिलेगा, कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, तो ये प्रभाव डालते हैं। जहाँ पर्वत है तो पर्वत के अनुसार वही जंतु मिलेंगे। अब जैसे याक, कहाँ? हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में, नेपाल में, तिब्बत में, उधर तिब्बत में याक मिलता है, यहाँ तो याक नहीं मिलता। पोलर बियर है,
वो ध्रुवीय भालू, सफेद रंग का जो बर्फ पर रहता है, यहाँ बर्फ Yes, sir. रहती है। पेंगुइन, ठीक है, तो पेंगुइन कहाँ, यहाँ थोड़ी पेंगुइन रहता है। तो बताया जो अजैविक घटक है, निर्जीव घटक है, ये जैसे प्रकाश, ठीक है, वायु, प्रकाश है, वायु है, जल है, मिट्टी है, जलवायु है, वर्षा है और बर्फ जो है ये भी है। तो ये जंतुओं के रहने के लिए, जहाँ जंतु रहते हैं उनके आवास जिस जगह पर रहते हैं तो उनको प्रभावित करते हैं, वहाँ कौन से जीव रहेंगे, उस कौन से पेड़ पौधे रहेंगे। तो इसलिए आवास, तो बताया आवास में ये अजैविक घटक है, ये भी तय करता है कि हमें किस तरह से वहाँ कौन से जंतु रहेंगे। फिर हमने कहा ये सजीव घटक, एक अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक, दो घटक होता है आवास के, ठीक है ना। परिवेश या आवास के दो घटक हैं। एक बताया अभी अजैविक घटक, कौन सा है, अजैविक घटक, ठीक है, अजैव घटक। और दूसरा है जैविक घटक, ये जैविक घटक है, जैविक घटक। तो ये तो बताया हमने, ये अजैविक घटक और जैविक घटक दो प्रकार के, ये बताया इनके आवास के घटक होते हैं। और जैविक घटक में सभी जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। अब जंतु तो आपने देखा है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जंतु है, शाकाहारी मांसाहारी जंतु है, ठीक है, उत्पादक है, अपघटक करता है, ये सभी जंतु आते हैं जैविक घटक में। तो हमने आपको घटक बताए। अब इनके स्थलीय आवास की बात करेंगे। स्थलीय आवास कहते हैं जहाँ ये रहते हैं, ठीक है। आवास के प्रकार, एक तो स्थलीय आवास माने जमीन पर रहने वाले जंतु। अब स्थलीय आवास में जैसे मरुस्थल, मरुस्थल कहते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट कहलाता है। ऊंट क्यों कहलाता है, उसमें ऐसी विशेषताएं होंगी उसके शरीर में जिससे हम रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। अब मरुस्थली जो है, जब जैसे आपने ऊंट देखा, ऊंट के पंजे या मैंने कहा उसके तलवे चौड़े होते हैं, रेत में धंसते नहीं हैं। वह मतलब एक बार खा ले, एक हफ्ता तक उसका या 15 दिन तक कार चल जाता है। एक बार पानी पी ले, एक घूंट में 50 लीटर पानी पीता है, और एक घूंट में 50 लीटर पानी पी जाए तो उसको कम से कम 8 दिन या 15 दिन तक पानी पीने जा सकता नहीं है। वो नॉन स्टॉप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेत पर चल सकता है। उसको पसीना नहीं आता, क्योंकि पसीना आने से शरीर में जो पानी है वो नष्ट हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। वह बताया कटीली झाड़ियाँ खाता है। ये भी नहीं है यहाँ वाला चारा मिल जाए उसे, मरुस्थल में कहाँ मिलेगा। थार का मरुस्थल है राजस्थान में, तो वहाँ ऊँट इसीलिए ज़्यादा पाले जाते हैं। और जब वो गोबर करता है, गोबर में गोली निकालता है, तो उसमें पानी की कमी होती है। यहाँ के जानवर, गाय भैंस देखा गोबर करती है, ढीला होता है, उसका अंडे जैसे गोली जैसी निकलती हैं, जिससे पानी की मतलब पानी की कमी कम से कम हो। तो वहाँ जैसे ऊँट, तो ऊँट का वो और उसकी टांगा लंबी होती है कि जो धरती है वहाँ पर उससे गर्मी निकलती है, उस गर्मी को वो सहन कर ले, इसलिए वो मरुस्थलीय है। अच्छा, कुछ और जीव हैं जो उस मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं। जैसे आपने देखा सर्प वगैरह रहते हैं, उसके अंदर छिपकली है खतरनाक, वो रहती है। लोमड़ी वगैरह है, वो वहाँ पर कई गुफा बना करके रहती हैं, तो लोमड़ी वगैरह रहती हैं। और बताया
वह दूसरे और सर्प हैं, लोमड़ी है, करैत वगैरह ऐसे सांप रहते हैं, तो वो रेत में उसमें रहते हैं और वो वहाँ पाए जाते हैं। एक आपने देखा होगा, जैसे हमने ये देख रहे हैं, इसमें ये कुछ स्थलीय है, हाथी है ये दिखाई दे रहा है, जेबरा दिखाई दे रहा है, शेर दिखाई दे रहा है, पक्षी दिखाई दे रहा है, ये स्थलीय जीव है। और कुछ पानी में रहने वाले जलीय आवास इनका है, जो जल में रहते हैं, तो जलीय आवास में रहते हैं। जैसे आपने ये दरियाई घोड़ा देख रहे हैं और पक्षी देख रहे हैं, कुछ साइंस वगैरह है, और उसमें मछलियाँ, समुद्र में मछलियाँ वगैरह रहती हैं। तो हमने बताया यह जलीय आवास है। जलीय आवास में जैसे कमल है, जलीय आवास में होता है, हाडला है, जलधनिया है, ये पानी में होते हैं। तो पानी में रहने वाले जंतु हैं, मछली है और गैंडा है, गैंडा उसके आसपास रहेगा, दरियाई घोड़ा है ये रहता है, और सर्प वगैरह भी रहते हैं, मेंढक रहते हैं, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। बतख वगैरह है, जलीय आवास में रहते हैं। ठीक, तो अब हमने कहा ये इनके आवास है, जैसे मरुस्थलीय आवास, ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र है, हमें ये पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है। पर्वतीय भागों पर, पहाड़ों पर ऐसे जंगल वन पाए जाते हैं, हिमालय पर्वत पर देखे जा करके। और जैसे ये आपने कहा लेपर्ड है, तेंदुआ है, ठीक, ये डियर है, भालू है, और ये आपको एक भेड़ या बकरी ऐसे जंतु दिखाई दे रहे हैं। तो हमें तितलियाँ वगैरह हैं, ईगल है, ये दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा ये जानवर हैं, ये पहाड़ों पर रहते हैं। अब पहाड़ों पर रहते हैं तो पहाड़ों पर रहते समय ये इनके खुर मजबूत होते हैं, ये इसके खुर मजबूत है। तो जो पहाड़ी ढाल है, पहाड़ियों पर ये चढ़ सकती हैं ऊपर। आपने देखा होगा कभी डिस्कवरी चैनल पर या वैसे, तो भेड़ को चढ़ते देखा होगा, बकरी को चढ़ते देखा होगा ऊंची पहाड़ी पर, और लेपर्ड को भी देखा होगा शिकार करने के लिए कैसे वो आता है। बियर, ये भालू है, बियर, ये भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे दूसरे जंतु हैं, ईगल है, ये वहाँ उड़ता है, वो जैसे खरगोश वगैरह होते हैं उनका शिकार कर लेता है, बकरी वगैरह हैं उनका शिकार कर लेता है, पंजों में उठा के ले जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं, जानवर हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, ये पर्वतीय आवास, ठीक। और कुछ हिरण वगैरह भी वहाँ मिलते हैं, हिरण भी मिलते हैं, भौंकने वाले हिरण होते हैं, वो वहाँ मिलते हैं। तो ये हमने कहा ये इस तरह से पर्वतीय भाग में जो जंतु पाए जाते हैं वो मिलते हैं, ठीक। ये बताया कुछ जैसे स्थलीय भागों पर जंतु मिलते हैं, तो ये बताया मैंने, ऊँट वगैरह, मतलब मरुस्थलीय भाग में ऊँट है, ठीक है, और लोमड़ी है, सर्प है, और भादी वनस्पतियाँ हैं। वो कैसी हैं तो बताया वो कांटे वाली वनस्पतियाँ हैं, कैक्टस के पौधे होते हैं, नागफनी है, कैक्टस है, ये वहाँ पर होते हैं। तो ये हमने बताया मरुस्थलीय आवास, पर्वतीय आवास, और एक घास स्थल। घास स्थल माने जहाँ जमीन मतलब जंगल है, प्लेन एरिया में जंगल है, तो वहाँ पर शेर है, चीता है, ये जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने कहा ये जानवर हैं, वहाँ पाए जाते हैं, शेर, चीता वगैरह, और हिरण है, ये मिलते हैं। आसपास लोग जहाँ पर्वतों के नीचे ढलान पर आते हैं, मैदानी भाग हैं, वहाँ तक वो आते हैं। तो कभी कभी देखा होगा असम के घने जंगलों से या केरल वगैरह, वहाँ पर हाथी है, वो जंगलों से निकल के बाहर आ जाते हैं, लोगों का नुकसान कर देते हैं। तो ये घास स्थल में पाए जाने वाले जंतु हैं। और इस सरकार ने जंगली जानवरों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के अभयारण्य खोले हैं, अभयारण्य बनाए हैं। पार्क जिन्हें कहते हैं, नेशनल पार्क, जैसे कार्बेट नेशनल पार्क है, पिथौरागढ़ में है, तो ये कार्बेट नेशनल पार्क बनाया है। ऐसी करके पेरियार पार्क है, या विभिन्न प्रकार के पार्क हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडों के लिए, वहाँ गैंडे रहते हैं। और इसके अलावा और भी लखीमपुर खीरी में
लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। तो बताया जो पहाड़ों से नीचे मैदानी भागों में यहाँ जंगल है, और उन जंगलों पर भी सरकार ने क्या है, सरकार ने विभिन्न प्रकार के ये घास स्थल में कौन कौन से, तो ये हमने बताया नेशनल पार्क बनाए गए हैं, सरकार ने बनाए हैं। तो वहाँ पर आप भी जाते होंगे, कहीं चिड़ियाघर बने हैं, जू बने हैं, वहाँ जाते हैं। तो जलीय आवास, अब जैसे समुद्र है, समुद्र में व्हेल है, व्हेल रहती, ठीक। अब व्हेल है, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है जमीन पर पाए जाने वाला, ठीक है। ब्लू व्हेल है, शार्क रहती है, और विभिन्न प्रकार के जैसे कछुए वगैरह हैं, बहुत से जलीय जीव हैं वो समुद्र में रहते हैं, और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, कुछ गहराई में जाके रंगीन मछलियाँ वगैरह रहती हैं, ठीक। तो इस तरह से वो, अब जैसे डॉल्फिन है, गंगा में डॉल्फिन है, और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलजीव कहा जाता है। पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, अब टाइगर है, चीता है भारत का राष्ट्रीय पशु। अब मानक है, जो मानक पे खरा उतर जाए तो एक टीम बैठती है, जूरी बैठती है, टीम है, वो तय करती है किसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया। अब जैसे गाय है, ठीक है, लोग कहते हैं राष्ट्रीय पशु गाय माना जाए, लोग कहते हैं कि कुछ कि राष्ट्रीय पशु चीता है, ठीक है ना। अब पहले राष्ट्रीय पशु होने का सुबह जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय राष्ट्रीय पशु शेर था, अब बदल दिया, अब टाइगर है, चीता है, ठीक। ऐसे ही जो राष्ट्रीय जलजीव, ठीक है ना, वो डॉल्फिन को कहा गया है। गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। तो ये समुद्र में भी डॉल्फिन होती हैं, गंगा में भी है। तो डॉल्फिन है वो एक ऐसा स्तनधारी है, देखा आपको, उसको हम सिखा सकते हैं। जैसे लोग तोते को घर में पाल लेते हैं, तोते को बोलना सिखा देते हैं, डॉल्फिन को भी सिखा सकते हैं, उसको जैसे म्यूजिक के साथ उसको डांस करना सिखा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो बताया ये जल में पाई जाती है, मछलियाँ हैं, मेढक हैं, और कुछ तो पेड़ पौधे हैं, कुछ जमीन के पानी में ऊपर तैरते हैं, प्लावी कहलाते हैं, कुछ निमग्न पौधे होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं, ठीक है। अब सिंगाड़ा है, कमल है, जलकुंभी है, ये पानी में पाए जाते हैं, जलीय पौधे हैं। और जलीय जंतुओं के बारे में बताया मैंने अभी। फिर अब जहाँ आप रहते हैं तो उसकी हम एक सूची बना सकते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से जीव रहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा हमारे आसपास जीव, आप तो कहेंगे पेड़ पौधे भी हैं, कि आम का पेड़ है, कि नीम का पेड़ है, कि बरगद का पेड़ है, पीपल का है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे बता सकते हैं। और ऐसे जंतु हमारे आसपास कौन से रहते हैं, आप कहेंगे कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, ये हैं, और भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी जो हम बता रहे हैं वही है, वो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार हो सकते हैं। कि जैसे अब मरुस्थल में होंगे तो मरुस्थलीय जीव होंगे, वहाँ पर कैक्टस होगा, नागफनी होगी पौधों में, ठीक है। अब जैसे अब आता है सजीवों के लक्षण क्या, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, सजीवों के लक्षण कौन से हैं। तो अब हम विचार करें सजीवों के कौन से लक्षण हैं। जैसे नंबर 1, सजीवों में वृद्धि होती है। अब वृद्धि कैसे, अब देखा होगा जब आप छोटी क्लास में होंगे, मानो कि क्लास 1 में होंगे, फर्स्ट में होंगे, तो उंगली पकड़ के जाते होंगे स्कूल, फिर आप छठी क्लास में आए, साइकिल से चलने लगे, 8वीं में साइकिल से दौड़ते हुए जाते हैं, पहले तो नहीं दौड़ते थे। तो ऐसे ये वृद्धि है, सजीवों का एक लक्षण है। पौधा हम गमले में लगाते हैं, अपने घर पे खेत में लगाते हैं, किसान खेत बोता है, तो आज उसकी फसलें कैसी हैं। उसने कहा अरे अभी 25 दिन का हुआ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फसल कमर के बराबर हो जाती है। हमने कोई पौधा लगाते हैं, गमले में लगाए या अपने घर पर लगाए, तो वो 1 साल में कितना है, आपने देखा 1 साल में वो 1 मीटर लंबा हो गया, 2 मीटर लंबा। नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, कितने बड़े पेड़ हो जाते हैं। वो पहले छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो वृद्धि है वह सजीवों का एक लक्षण है। फिर हम देखते हैं दूसरा, ये श्वसन क्रिया, श्वसन करते हैं। श्वसन क्या है, हम हवा अंदर लेते हैं, हवा बाहर निकालते हैं। अब हवा अंदर लेते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो हवा कौन सी लेते हैं, तो कहते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं।
आपने पढ़ा होगा कि सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमने कहा ये क्या है? श्वसन है। तो अब बिना श्वसन के हम जीवित नहीं रह सकते। अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके घर के आसपास आपने देखा कोई कुत्ता लेटा हुआ है, वो सो रहा है, हमने देख आप पूछा कि बताइए वो मरा हुआ है कि जिंदा है? आपने कहा वो जिंदा है, मरा हुआ थोड़ी है। बोले आपको कैसे मालूम? बोले वो तो सांस ले रहा है, निकाल रहा है, पेट उसका कभी पिचकता है, कभी फैलता है, तो वो श्वसन कर रहा है। तो हमने कहा श्वसन कर रहा है, तो श्वसन एक गुण है, बिना श्वसन के हम जीवित नहीं रह सकते। फिर उद्दीपन क्रिया एक होता है, सजीवों में उद्दीपन का गुण होता है। उद्दीपन का कैसे? अब आप बैठे हैं कहीं और कोई दूसरा आपका भाई है जहाँ बैठे हैं, किसी ने आके आपको सुई या आपके बैठे हैं कांच की रोल बनाई, एक बत्ती बनाई, कान में डाली, आप चौंक जाएंगे, फिर ये क्या हो? या बैठे हैं अचानक कोई तेज आवाज में भोंपू बजा दे, सीटी बजा दे, आप चौंक जाएंगे। तो ये चौंकना भी उद्दीपन है, ये भी एक सजीवों का क्या है? गुण है, कैरेक्टर है। ठीक आलपिन, अब स्कूल में आप इस समय तो आए नहीं, पहले पढ़ने आए होंगे लॉकडाउन से पहले, तो अब कोई आलपिन छेद दे तो क्या होता है? वहीं पर हाथ चला जाता है, बोले इसने मेरे आलपिन छेद। तो ये क्या है? ये उद्दीपन का गुण है और ये सजीवों में पाया जाता है। फिर एक आता है उत्सर्जन का गुण। उत्सर्जन क्या है? हम क्या करते हैं? हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं। अब भोजन करना, पानी पीना, ये हम अंदर ले रहे हैं। अब भोजन करते जाइए, पानी पीते जाइए, और शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी है। अब शरीर से बाहर निकले नहीं, माने जैसे मल आप शौच जाते हैं, मल निकलता है, आप रोटी खाते हैं, मल निकलता है, पानी पीते हैं, पेशाब आता है, आप मूत्र त्याग करते हैं। तो आप जब मूत्र त्याग करना मालूम बंद हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो मूत्र त्याग करते हैं किडनी है, इस काम में सहयोग करते हैं, तो इसको कहते हैं उत्सर्जन। किडनी को उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग कहते हैं माने जो हमारे ब्लड में यूरिया है, अमोनिया, विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां हैं, जो शरीर को हानि पहुंचाने वाली हैं, तो उनको क्या करते हैं? वह अलग करते हैं। तो उत्सर्जन का भी एक गुण सजीवों में पाया जाता है। फिर एक आता है प्रजननशीलता का गुण, जनन। सभी जीवधारियों में जनन का गुण होता है। जनन का गुण क्या है? कि प्रत्येक जीव चाहता है कि उससे आने वाली जो संतान हो उसके समान हो, और हम ही इस जमीन पर रहें। पेड़ पौधे वो चाहते हैं, अपने बीजों को इधर उधर गिराते हैं, बीज उगते हैं तो चाहते हैं कि जैसे आम का पेड़ है तो आम के ही पौधे हो जाएं, विभिन्न प्रकार के। तो ऐसे ही जंतु हैं, आपने देखा होगा, तो आदमी जहाँ रहता है वो सोचता है कि आदमी की बस्तियाँ बन जाए, ठीक है ना। तो हमने कहा इसको कहते हैं ये जनन के गुण के कारण है। तो जनन क्या है? जनन एक ऐसा गुण है जिसके कारण जंतुओं की, जिससे उनकी जाति की क्या निरंतरता बनी रहती है। और एक है गति, सजीवों में गति होती है, और गति के कारण वो स्थान परिवर्तन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपकी बताया आपको, और इसके बताने के बाद शेष ये हमारा चैप्टर हो गया है।